Hello students, welcome to Teacher Education Platform. Hope you all are well. This is Nisha. आज हम आप लोगों को साइंस का नया चैप्टर पदार्थ पढ़ाएंगे. So keep learning. इस चैप्टर में आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे. पहले तो पढ़ेंगे कि पदार्थ किसे कहते हैं, फिर पदार्थ के गुण, पदार्थ की संख्या, पदार्थों का घुलना, मिश्रण और मिश्रण के प्रकार, मिश्रण का पृथक्कीकरण. आइए आते हैं अपने पहले टॉपिक पदार्थ पे. पदार्थ क्या होता है, हम लोग बहुत बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी वस्तु, कोई भी चीज जो स्थान घेरती हो और जिसका कोई ना कोई द्रव्यमान हो, उसे पदार्थ कहा जाता है. तो कोई भी हमारे आसपास जो भी चीजें, हमारे घर में भी अभी आप जहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं, देखिए वहां आसपास बहुत सारी चीजें रखी होंगी, तो जाहिर सी बात है कि उसका कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान होगा. 0 kg, 0 ग्राम इस तरह के तो कोई भी चीजें नहीं होती है ना. तो जो भी चीजें जिनका कोई ना कोई द्रव्यमान, और अगर द्रव्यमान है तो वो कुछ ना कुछ स्थान भी घेरता होगा, कुछ ना कुछ वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करता होगा. जैसे अभी अगर आप लोग एक मोबाइल से पढ़ रहे हो या आसपास किताब रखी हो, कॉपी रखी हो, तो वो सब के भी अपने कोई ना कोई द्रव्यमान होते हैं और वो अपना स्थान घेरते हैं. इसे क्या कहते हैं? पदार्थ. उदाहरण के लिए जैसे क्या है, गाड़ी है, बर्तन है, कपड़े हैं, ये सारे क्या है? पदार्थ. अब पदार्थ का वर्गीकरण देखिए क्या होता है. पदार्थ को हम लोग दो तरह से वर्गीकृत करते हैं. पहला होता है भौतिक गुणों से और दूसरा होता है रासायनिक गुणों से. भौतिक गुणों से हम लोग क्या-क्या करते हैं? भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थों का को मुख्यतः 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया. कौन-कौन? ठोस, द्रव और गैस, जिसे हम लोग सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना? इन्हीं पदार्थ की अवस्था भी हम लोग कहते हैं. अब ठोस क्या होता है? ठोस वो होते हैं जिनका आकार निश्चित हो और आयतन भी निश्चित हो. ये ठोस पदार्थ कहलाते हैं. जैसे कि अगर हम बात करें, जो हमारे घरों में ईंटें होते हैं, ईंटें हैं वो एक ठोस है. उसका आकार भी निश्चित है और आकृति भी. हमारी बुक्स हैं वो भी लकड़ी को ही है, दरवाजे हैं, ये सब ठोस हैं. इनका आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं. इसलिए इसे हम कहते हैं ये ठोस है. जैसे उदाहरण के तौर तौर पे लकड़ी, पत्थर, लोहा, ईंट, ये सब क्या है? ठोस है. ठोस के कुछ गुण होते हैं. ठोस का आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होते हैं. अभी हम लोगों ने पढ़ा. ठीक है. नेक्स्ट, ठोस को दबाया नहीं जा सकता है. जैसे कि दबाया नहीं जा सकता, आप इस सेंस में समझिए, जैसे ईंटा है, ईंटे को अगर हम हाथ से दबाएं तो क्या वो अपनी जगह को कम कर लेगा? बिल्कुल नहीं करेगा. जब तक हम उसे तोड़े नहीं तब तक वो टूटेगा नहीं. तो हर वो चीज जिसे दबाने पे वो अपनी स्पेस को कम ना कर ले, उसे हम कहते हैं ठोस. तो ठोस को दबाया नहीं जा सकता. ठोस का घनत्व अधिक होता है, यानी कि ठोस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में इतने ज़्यादा बंधे होते हैं एक-दूसरे से कि उसका घनत्व काफ़ी अधिक होता है. ठोसों को जिस बर्तन में रखा जाता है, वे उस बर्तन को पूरी तरह से नहीं भरते हैं. जैसे कि आप एक लकड़ी ले लीजिए और लकड़ी को एक घर में रखिए, तो क्या वो पूरा घर घेर लेगा? नहीं. या अगर उस लकड़ी का कोई एक बॉक्स होगा, उसमें रखेंगे तो उसमें तो वो जगह ले लेगा. लेकिन घर में रखें, रूम में रखें, छत पे रखें, कहीं भी रखें, तो वो पूरी जगह नहीं ले लेगा. या उसे किसी बर्तन में रखें तो वो पूरी जगह नहीं ले लेगा. तो ठोस को जिस बर्तन में रखा जाता है, वो उस बर्तन को पूरी तरह से नहीं भरते हैं. ठोसों में बहने का गुण नहीं होता है. तो ज़ाहिर है ईंटें क्या बहते हैं? लकड़ी बहती नहीं, लोहा बहता नहीं. यानी कि हर वो चीज़ जो बहती नहीं वो क्या है? ठोस है. हमारा अगला टॉपिक है द्रव. वे पदार्थ जिनका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है. क्यों? अब द्रव्य क्या-क्या होते हैं? जैसे जल, दूध, जूस, तेल, ये सारे क्या हैं? द्रव हैं. ठीक है, जिन्हें हम लिक्विड कहते हैं. हमने कहा कि वे पदार्थ जिनका आयतन, जैसे कि 1 लीटर अगर पानी है तो उसे हम किसी जग में रखें या किसी बाल्टी में रखें, वो दोनों ही में क्या होगा? 1 लीटर ही होगा. यानी कि इनका आयतन तो फिक्स है, लेकिन जग में रखने पर वो जग का आकार ले ले रहा है और बाल्टी में रखने पे वो बाल्टी का आकार ले ले रहा है. तो इसलिए इसे द्रव कहते हैं. यानी कि हर वो लिक्विड वाली चीज़ें या हर वो चीज़ जिनका आयतन तो निश्चित हो लेकिन आकार निश्चित ना हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? द्रव. अब द्रव के भी कुछ गुण हैं. द्रव को भी दबाया नहीं जा सकता. अब सपोज़ करिए कि आप 1 ग्लास पानी लिए, उसमें उँगली डाल के दबाना चाहें, तो आपकी उँगली नीचे चली जाएगी ग्लास के, लेकिन द्रव्य दबेगा नहीं. द्रवों का घनत्व ठोसों की तुलना में कम होता है. वो इसलिए कि ठोस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे ये अंदर बहुत सारे कण से मिलकर के बना होता है, तो ठोस के ना बहुत बंधे होते हैं, लेकिन द्रव्य के बहुत बंधे नहीं होते, क्योंकि उन्हें जिस भी बर्तन में रखते हैं वो
उस बर्तन का शेप ले लेते हैं। हालाँकि ये ज़रूरी नहीं है कि वो पूरे बर्तन को भरें, बस नीचे का पार्ट तो वो ज़रूर भरते हैं, ठीक है? इसलिए ठोस के अपेक्षा इनमें घनत्व कम होता है। द्रव को जिस भी कंटेनर में रखा जाता है, ये उसे पूर्ण रूप से, ध्यान रखिए, पूर्ण रूप से नहीं भरते। जैसे कि हमने अभी बताया कि 1 लीटर हम पानी ले रहे हैं, उसे बाल्टी में रख रहे हैं, तो वो इतना भर रहा है, यानी कि ये बाल्टी का शेप ऐसे ले लिया और उसी को अगर हम एक जग में रख रहे हैं तो वो इतना ले रहा है। यानी कि पूर्ण रूप से नहीं भर रहा है कि यहाँ तक चला है, यहाँ तक ऊपर तक चला है, ठीक है? ये तो और द्रव्य में बहने का गुण होता है, ये आसानी से बह सकता है। तो ये तो हम सब लोग जानते हैं। अब आते हैं गैस पे। वे पदार्थ जिनका ना तो आयतन निश्चित होता है और ना ही आकार, यानी कि गैस का ना आयतन निश्चित होता है और ना ही आकार, ऐसे पदार्थ गैस कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सारे क्या है? गैस। गैस को हम जिस भी कंटेनर में रखते हैं वो पूरा, जैसे हमने यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स भरा और कंटेनर बंद कर दिया। अब ये गैस यहाँ भी जाने लगे, पूरे बर्तन में ऐसे फैल गए। इसलिए ना इसका आकार ना इसका आयतन फिक्स होता है। गैसों के कुछ प्रॉपर्टी से क्या है? गैसों का आकार तथा आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है। गैसों को आसानी से दबाया जा सकता है। कैसे? आप एक बलून में गैस भरिए और बलून को कंप्रेस करिए, हल्का-हल्का दबाइए तो वो दब सकता है। गैसों का घनत्व बहुत कम होता है, तो ज़ाहिर-सी बात है इसके मॉलिक्यूल्स एक-दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं, इनके कण, इसलिए इनका घनत्व बहुत कम होता है। गैसों को जिस बर्तन में रखा जाता है, ये उस बर्तन को पूरी तरह भर लेते हैं। अभी हमने समझाया था कैसे गैसों में भी बहने का गुण होता है। अब रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थ का वर्ग, अभी हम लोगों ने भौतिक गुणों के आधार पर किया। अब रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण करेंगे। तो रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थ कितने में मतलब कितने भाग में वर्गीकृत हुआ है? तत्व, यौगिक, मिक्सचर, मतलब एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स, ठीक है, मिश्रण। तो तत्व क्या होते हैं? तत्व वे पदार्थ होते हैं जिन्हें 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। मतलब तत्व जो है वो एक फंडामेंटल है, उसे हम बहुत टिनी पार्टिकल्स है, बहुत ज़्यादा टिनी, यानी कि बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं, इन्हें हम अब और तोड़ नहीं सकते हैं। इनसे हम कई तत्व जोड़ के इनसे हम का एक यौगिक बना सकते हैं, लेकिन तत्व से कुछ भी नहीं बना सकते। ये एक फंडामेंटल है, इसे और तोड़ नहीं सकते हैं। तत्व केवल एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। उदाहरण के लिए जैसे कॉपर तत्व है, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ कॉपर के ही परमाणु मिले होते हैं, ठीक है? तत्वों को भी हम उनके आधार पर 3 वर्ग में बाँटते, जैसे धातु, उपधातु, अधातु, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा यौगिक। अभी हमने कहा ना कि तत्व को नहीं तोड़ सकते, लेकिन तत्व से चीज़ें बना सकते हैं। तो यौगिक क्या होता है? 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से बनते हैं। जैसे वाटर है, वाटर में क्या होता है रासायनिक सूत्र H2O, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग-अलग देखें तो क्या है? तत्व हैं। और ये 2 तत्व मिलके एक यौगिक बनाएँ H2O, वो भी एक निश्चित अनुपात में, ठीक है? इसे कहते हैं यौगिक। अब मिश्रण, मिश्रण क्या होता है? मिश्रण शब्द से ही पता चल रहा है, 2 या 2 से अधिक चीज़ों का मिलावट, हम लोग शब्द से ही समझ जा रहे हैं। मिश्रण एक पदार्थ है जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक होते हैं। यानी कि एक कोई ऐसी चीज़ जिसमें कई एक यौगिक में हो या कई एक तत्व हों, जैसे कि हम एयर की बात करें। एयर में क्या-क्या होता है? हम लोग जानते हैं हवा में ऑक्सीजन गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारी चीज़ों का ऐसे मिश्रण होता है, मीथेन, विथेन सब होती है। यानी कि हवा में कई एक गैसेस को मिला करके एक हवा बनती है, उसे हम क्या कहते हैं? मिश्रण। मिश्रण के भी प्रकार होते हैं, कौन-कौन से? एक समांगी मिश्रण और एक विषमांगी मिश्रण। ऐसे मिश्रण जिसे हम मिलाएँ और मिलाने के बाद क्या हो कि उसको हम अलग-अलग ना देख पाएँ। वो 2 चीज़ों को मिला करके, यानी कि जैसे मान लें ए और बी, इसको हमने मिलाया तो जो सी मिश्रण बना ना, मिक्सचर, ये ऐसा हो कि इसे हम अलग-अलग इनमें से ए और बी नहीं बता पा रहे हों, ए और बी। यानी कि हम इसको क्या कह दें कि ये सी ही है, इसमें से ए और बी हम अलग नहीं कर पा रहे। इसे हम कहते हैं समांगी मिश्रण। क्या लिखा है? ऐसा मिश्रण जिसमें उपस्थित अवयवों को आँखों से नहीं देखा जा सके, अर्थात उन अवयवों को अलग-अलग नहीं देखा जा सके। इसमें अवयवों की एक ही अवस्था होती है। जैसे अभी हमने बताया ना कि हम सिर्फ़ सी ही बता पाएँगे, ए और बी नहीं बता पाएँगे। उदाहरण के लिए देखिए नमक और पानी का मिश्रण। जब हम लोग नमक को पानी में मिला देते हैं, अच्छे से घोल देते हैं, तो क्या हम उसमें से नमक और पानी को अलग देख पाते हैं? बिल्कुल नहीं। तो यही होता है समांगी मिश्रण। अब नेक्स्ट है हमारा विषमांगी मिश्रण।
यानी कि वो मिश्रण जिसे हम मिक्स करने के बाद जैसे ए और बी को हमने अगर मिक्स कर दिया तो जो हमें सी मिला ना उसमें हम ए को भी आसानी से देख सके और बी को भी, वही होता है विषमांगी मिश्रण। तो जैसे कि क्या है, तेल और पानी का मिश्रण। आप तेल में पानी या पानी में तेल डाल के देखिए, आपको अलग अलग ऐसे तेल के बहुत सारे बबल्स दिखेंगे, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं विषमांगी मिश्रण। नेक्स्ट है पदार्थों का घुलना। जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ में विलीन हो जाता है तो उसे पदार्थ का घुलना, यानी कि दो पदार्थ जब आपस में मिलते हैं तो उसे हम कहते हैं पदार्थों का घुलना। जो पदार्थ घुलता है यानी कि जिसे हम घोल रहे हैं उसे कहते हैं विलेय, और जिसमें घोला जाता है उसे कहते हैं विलायक। तो विलायक को विलेय को विलायक में घोलने पर हमें क्या मिलता है, विलयन, मतलब सॉल्यूशन प्राप्त होता है। जैसे अगर हम एक चीनी पानी के शरबत की बात करें तो चीनी को हम घोल रहे हैं तो ये क्या हो गया, विलेय। और किस में घोल रहे हैं, पानी में घोल रहे हैं तो वो क्या हो गया, विलायक। और दोनों घुल के क्या बन गया, शरबत, मतलब विलयन। फिर क्या है, किसी यौगिक का किसी द्रव में घुल जाने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, विलेयक। यानी कि जो घुल गया और उसकी जो कैपेसिटी हुई उसे हम क्या बोले, विलेयता। अब पदार्थ अवस्था में भी परिवर्तन होता है। हम सब लोग जानते हैं कि प्रकृति में पाए जाने वाला हर पदार्थ अपनी अवस्था परिवर्तित कर सकता है, लेकिन क्या उसके लिए एक पर्याप्त मात्रा में हमें ताप मिले, दाब मिले, ऊर्जा मिले, ठीक है, तभी अपनी अवस्था बदल के नई अवस्था में आ सकते हैं। जैसे कि अगर हम घरों की बात करें तो फ्रिज, हमारे घरों का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 27 डिग्री सेल्सियस, 28 डिग्री सेल्सियस। और रेफ्रिजरेटर्स यानी कि फ्रिज के कितने होते हैं, 6 डिग्री, 7 डिग्री। तो अगर हमें पानी से बर्फ बनाना होता है तो हम नॉर्मल पानी घर का लेते हैं, फ्रीजर में रख देते हैं, यानी कि उसे हम एक पर्याप्त मात्रा में तापमान दे रहे हैं, या ठीक है, तो वो क्या बन रहा, पानी से बर्फ, तो अपनी अवस्था को बदल दिया। यानी कि अवस्था को बदलने के लिए हमें एक पर्याप्त मात्रा में ताप, दाब, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो चलिए देखते हैं कि वो क्या क्या होते हैं। जैसे ठोस का द्रव अवस्था में परिवर्तित होना क्या कहलाता है, गलन। यानी कि ठोस अगर द्रव में बदल रहा तो वो गलन क्या हो, इसका एग्जाम्पल क्या है, बर्फ का गलना। यानी कि फ्रिज से बर्फ निकाला, उसको हमने द्रव में बदला, वो क्या कहलाया, गलन। ठोस द्रव का ठोस में बदलना क्या कहलाता है, हिमीकरण, यानी कि पानी का जमना, जैसे बर्फ। वाष्प का द्रव अवस्था में परिवर्तित होना क्या हो गया, द्रवीकरण। यानी कि जैसे अगर आप देखिए तो हम लोग जो बर्तन वर्तन में पानी खौलाते हैं और जब खौल जाता है तो उसमें से धुआं निकलता है। अगर हम उसे ऊपर से एक प्लेट से ढक दें और थोड़ी देर बाद प्लेट हटाएं तो वो धुआं उस प्लेट के ऊपर ऐसे पानी के बबल्स की तरह जम जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, द्रवीकरण। द्रव का वाष्प अवस्था में परिवर्तित होना क्या कहलाता है, वाष्पन। यानी कि जब हम लोग पानी को गर्माते हैं तो देखिए वहां से पानी धीरे धीरे कम होता है और हमें वहां पे क्या दिखता है, धुआं दिखने लगता है, वाष्प दिखने लगता है, वही क्या कहलाता है, वाष्पन। और सीधे ठोस अवस्था से वाष्प में परिवर्तित होना क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपतन कहलाता है। यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर हो तो ठोस कार्ब, यानी कि देखिए हमने कार्बन डाइऑक्साइड लिया, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में यानी कि ठोस फॉर्म में, लेकिन जब हम उसे 1 एटमॉस्फेयर के वायुमंडलीय दाब में रखते हैं तो वो फौरन किस में बदल जाता है, बिना द्रव में बदले गैस अवस्था में बदल जाता है। या फिर देखिए इसका एक घर के एग्जाम्पल बताते हैं। तो आप लोग देखते होंगे जो कपड़ों में हम लोग नेफ्थलीन की गोलियां रखते हैं, तो घर क्या होता है, धीरे धीरे आप अगर किसी बक्से में रख दीजिए और कुछ टाइम बाद, लाइक 1 महीने बाद आप उस बक्से को खोल के देखिए तो नेफ्थलीन की गोलियां छोटी हमें दिखती हैं। ऐसा नहीं होता कि आस-पास पानी गिरा हुआ हमें दिखता है कि ठोस से द्रव में बदल गया। वो खुद ब खुद छोटी दिखने लगती है। तो उसकी क्या वजह है? तो यहाँ लिखा हुआ है साफ-साफ कि नैप्थलीन की गोलियों में भी ऊर्ध्वपतन का गुण पाया जाता है। इसलिए ये कुछ समय के पश्चात बिना ठोस पदार्थ छोड़े ही गायब हो जाती हैं। अर्थात कि ऊष्मा पाकर ठोस अवस्था से द्रव में बिना बदले सीधे गैस अवस्था में बदल जाती है और गैस वहां से निकल जाता है। इसलिए गोलियां थोड़े समय बाद अदृश्य हो जाती हैं। ठीक है, आई होप आपको आज ये जरूर समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट है हमारा परमाणु तथा अणु। तो देखिए परमाणु क्या होता है, परमाणु किसी तत्व की सबसे छोटी इकाई। पहले तो हमने कहा देखिए कि जो तत्व होता है उसे हम विभाजित नहीं कर सकते, तत्व ही खुद इतना टीनी छोटा पार्टिकल होता है कि इसे हम तोड़ नहीं सकते। तो इसी तत्व की जो सबसे छोटी इकाई है वही क्या है, परमाणु, जो स्वतंत्र रूप से रह भी सकती है और नहीं भी रह सकती है। जबकि दूसरी ओर अणु और परमाणु का एक समूह है जो एक बंधन की मदद से एक साथ जुड़ा होता है और एक यौगिक की सबसे छोटी इकाई है।
तो जैसे हमने कहा था कि तत्व जो ऑलरेडी छोटा है उसकी सबसे छोटी इकाई परमाणु। यौगिक जो कई तत्व से मिल के बना होता है उन्हें हम यौगिक कहते हैं और उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है? अणु। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का क्या है? ये होता है अंदर इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 प्रोटॉन्स और 8 न्यूट्रॉन्स। ठीक है। लेकिन जब हम मॉलिक्यूल्स की बात करें तो दो तत्व मिलते हैं। क्या हो गया? एच को मिलाया इस तरह से, तो ये एक बंध से जुड़े होते हैं। ये एक यौगिक है जो तत्वों के बंध से जुड़े होते हैं और ये फ्रीली नहीं, स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकते हैं। ठीक है। इसलिए इसे ये क्या है? मॉलिक्यूल्स है, मतलब अणु है। ठीक है। अगला हमारा सहसंजक बल। ये एक ही पदार्थ के दो अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल है। मतलब अगर पदार्थ दोनों सेम हो तो उनके बीच जो आकर्षण बल लगता है उन्हें हम कहते हैं सहसंजक या कोहेसिव फोर्स। उदाहरण में यहाँ देखिए, सहसंजक बलों के कारण ही किसी द्रव की बूंदें संपर्क में आते ही मिल जाती हैं और एक बड़ी बूंद बना लेती हैं। जैसे कि देखिए, एक छोटी सी बूंद मान लीजिए जमीन पे गिरी, आप ऊपर से एक छोटी बूंद और गिरा दिए उसी बूंद पे, तो क्या हुआ? वो बूंद क्या हो गई? बड़ी हो गई। यानी कि एक बूंद जो थी और दूसरी बूंद दोनों सेम ही पदार्थ थे, तो दोनों मिल करके आकर्षण बल करके एक बड़ी बूंद बना लिए। तो यही क्या कहलाता है? सहसंजक बल। फिर क्या है? ठोस पदार्थ एक निश्चित आकृति के होते हैं, ये हम लोगों ने देखा, क्योंकि ठोस के अणुओं के बीच सहसंजक बल का मान काफी अधिक होता है, यानी कि उनके अंदर आकर्षण बल काफी ज्यादा होता है। अब जैसे कि हम लोगों ने जाना कि समान पदार्थ के अणुओं के बीच जो फोर्स लगता है वो सहसंजक बल होता है, तो इसी का जस्ट उल्टा कर दिया, अगर भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच बल लग रहा है तो क्या हो जाएगा? असंजक बल। जैसे ब्लैक बोर्ड पे जो हम लोग चॉक से लिखते हैं, अगर उनके बीच कोई बल ना हो तो चॉक तो स्लिप करके गिर जानी चाहिए, ब्लैक बोर्ड पर से लिखना ही नहीं चाहिए। यानी कि ब्लैक बोर्ड और चॉक के कणों के बीच जो बल लगता है वो क्या कहलाता है? असंजक बल, और इसी से लिखना संभव हो पाता है। अब नेक्स्ट है हमारा मिश्रण के घटकों का पृथक्कीकरण। तो क्या लिखा है? विषमांगी मिश्रणों के जैसे कि अभी हमने देखा मिश्रण दो तरह के थे, एक समांगी और एक विषमांगी। समांगी को देखना बहुत मुश्किल, मतलब समांगी में हम लोग नहीं बता पाएंगे कि कौन ए है कौन बी, हम सीधे सी ही बता पाएंगे कि हाँ ये एक सी सॉल्यूशन है। ठीक है। लेकिन विषमांगी में हम लोग बता रहे थे कि हम सी में ए को भी आराम से देख सकते हैं, बी को भी। तो पृथक्कीकरण मतलब क्या होता है? अलग अलग देखना। तो विषमांगी को तो हम अलग अलग कर सकते हैं आराम से, लेकिन समांग को अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो लेकिन समांगी मिश्रण के घटकों को अलग करने के लिए विशेष तकनीकी का इस्तेमाल करना पड़ता है। इनकी कुछ विधियां नीचे दी गई हैं। जैसे ये पहला वाष्पीकरण। इस विधि के इस्तेमाल से विलायक से विलेय को अलग किया जा सकता है। यानी कि जैसे हमने चीनी, पानी और शरबत बताया था, तो विलायक से विलेय को, विलेय क्या था? चीनी, और जिसमें घोलते हैं क्या होता है? विलायक। यानी कि चीनी को पानी से अलग किया जा सकता है जब विलयन के क्वथनांक तक गर्म किया जाता है। यानी कि जब हम सॉल्यूशन को एक हद तक गर्म करें तो विलायक का क्या होगा? वाष्पीकरण हो जाता है। उसके बाद बर्तन में विलेय बचा रह जाता है। इस विधि से हम नमक को जल से अलग कर सकते हैं। ठीक है। यानी कि हम लोग नमक को जल से वाष्पीकरण विधि से अलग कर सकते हैं। अब केंद्रीकरण, इसमें क्या होता है? इस विधि से कोलाइड के अवयवों को अलग किया जा सकता है। जैसे जब हम अपकेंद्रीय यंत्र में कोलाइड को तेजी से घुमाते हैं, ठीक है, यानी कि जो भी हम डालते हैं सॉल्यूशन, तो क्या होता है? भारी अवयव नीचे, जैसे एक हमने सॉल्यूशन डाल दिया, तो क्या होगा? जब अपकेंद्रीय यंत्र में कोलाइड को, तो हमने क्या किया? एक सॉल्यूशन डाला और अपकेंद्रीय यंत्र को चलाना शुरू कर दिया। ठीक है। तो भारी अवयव क्या होते हैं? वो नीचे रह जाते हैं और हल्के अवयव क्या होते हैं? ऊपर तैरने लगते हैं। और हम इसी विधि से क्या करते हैं? दूध से क्रीम को निकाल लेते हैं। तो दूध नीचे रह जाता है, क्रीम को हम लोग, सॉरी, क्रीम नीचे होता है और दूध को हम लोग हटा के क्रीम निकाल लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है ऊर्ध्वपतन। सॉरी, ये हमने पढ़ा दिया है पहले ही। ओके। तो आइए चलते हैं हम लोग कुछ प्रैक्टिस सेट के पास। क्या लिखा है इसमें से? सही विकल्प हमें छांटना है। ईंट पदार्थ की कौन सी अवस्था है? तो अभी हमने बताया था कि ईंट का आकार और आयतन दोनों फिक्स होता है, तो ये ठोस अवस्था है। जिन पदार्थों से थोड़ा प्रकाश होकर आर पार जा सकता है क्या कहलाते हैं? पारदर्शी। यानी कि पारदर्शी पदार्थ ऐसे होते हैं जिन पे अगर हम लाइट डालें तो थोड़ा सा जो हमारा लाइट है वो उस पार भी दिखेगा। ठीक है। वायु क्या है?
वायु भी हमने बताया था कि उसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बहुत सारी गैसेस होती है, लेकिन क्या हम हवा को देख करके बता पाएँगे कि नहीं ये हमें अभी जो टच की वो ऑक्सीजन थी, अभी जो टच की वो नाइट्रोजन थी, अभी जो की वो कार्बन डाइऑक्साइड या अभी जो थी वो मीथेन, नहीं बता पाएँगे। हम कहेंगे हवा चल रही है, तो उस वो कौ तो ऐसा कौन-सा मिश्रण होता है? समांगी मिश्रण। नेक्स्ट है हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कार्क ऊष्मा का क्या है? सुचालक या कुचालक? तो कार्क जो होता है वो कुचालक होता है। कार्क जो है वो अनगिनत छोटी कोशिकाओं से बना होता है, जो एयर से भरी होती हैं। तो एयर क्या करता है? वो हीट को ज़्यादा पास अंदर नहीं होने देता, इसलिए ये कुचालक होता है। लोहा स्पंज की अपेक्षा में मुलायम होता है या कठोर? तो वो आप अपने घरों में छू के भी देख सकते हैं कि लोहा ज़्यादा कठोर होता है, स्पंज तो सॉफ्ट होता है, इसलिए लोहा क्या हो गया? कठोर हो गया। द्रव में गैस की अपेक्षा अणु द्रव में गैस की अपेक्षा अणु कैसे होते हैं? पास-पास होते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा दूर तो गैस में होते हैं ना। नेक्स्ट क्या आएगा कि किस विधि द्वारा दूध से क्रीम को पृथक करते हैं? अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि अपकेंद्री विधि द्वारा दूध से क्रीम को अलग करते हैं। सॉरी, यहाँ ऑप्शन नहीं लिखा है, यहाँ मिस्टेक हो गई है। तो आप लोग यहाँ लिख लेंगे अपकेंद्री। अपकेंद्री विधि द्वारा दूध से क्रीम को पृथक करते हैं। ये हमारा सवाल है, जल में घुले नमक को किस विधि द्वारा अलग करेंगे? बताइए। इसका सवाल आप अगली क्लास में हमें देंगे। हमने ऊपर अभी सवाल बताया। मिश्रण किसे कहते हैं, ये भी आप अगली क्लास में हमें बताएँगे। समांगी तथा विषमांगी मिश्रण, ये सारे सवालों के जवाब आप हमें अगली क्लास में बताएँगे। तो आई होप आज की क्लास आपकी समझ में अच्छे से आई होगी। किसी को भी किसी भी जगह कोई कन्फ्यूज़न हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। थैंक यू।